Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. आज के इस टॉपिक में मैं आप सबको R&D के बारे में बताऊंगी क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया था। तो आज के इस टॉपिक में मैं आप सबको बताऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है R&D डिपार्टमेंट। तो मैं R&D डिपार्टमेंट के बारे में आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, बाकी तो मैं आपको कॉपी में बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी, बट अभी मैं आपको थोड़ी जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि R&D डिपार्टमेंट क्या होता है और R&D डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो देखिए, जो अपना R&D डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी कि हमें क्या करना चाहिए। R&D डिपार्टमेंट में आपको आने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं कि फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो R&D में आने से आपको अफेक्ट करते हैं, आप नहीं आ सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन की बात करूँ, मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन R&D में आने के लिए R&D में 2 डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया है, बहुत सी वीडियो में बताया है कि R&D में आने के लिए आपको B.Pharm डिग्री होनी चाहिए आपके पास, प्लस M.Pharma डिग्री होनी चाहिए अगर आपको फॉर्मुलेशन में जाना है तो देखिए, फॉर्मुलेशन में जाने के लिए आपको मैंने बताया M.Pharm डिग्री चाहिए आपके पास। कुछ कंपनीज़ होती हैं वो B.Pharma अगर किसी के पास डिग्री है तो वो उन पर्सन को भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, चलो मैं मानती हूँ कि फ्रेशर को तो चलो नॉलेज क्या ही होगी, बट फिर भी देखो, बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं टैबलेट में, विस्कोसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी क्या होती है। मैं आपको अपने इस चैनल पर R&D में पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हम R&D की बात करते हैं। तो R&D में आपका जो वर्क रहता है, आपका जो काम रहता है, वो काम रहता है आपका मेनली R&D में रिसर्च करना। मान लो आपको कोई एक ड्रग बनानी है, आपको दे दिया पैरासीटामोल बनाने को। तो पैरासीटामोल बनाने के लिए आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको सब कुछ पता है, आप API घोल के दे दोगे, नहीं। उसके साथ उसके इनर्ट सब्सटेंस, एक्सिपिएंट्स जिसको बोलते हैं, एक्सिपिएंट्स भी यूज़ होते हैं, क्योंकि सभी एक्सिपिएंट्स का अपना अपना एक अलग रोल होता है जो टैबलेट की फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। टैबलेट को शेप देने के लिए, उसका वेट डिसाइड करने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं जो टैबलेट की फॉर्मुलेशन में यूज़ किए जाते हैं, तभी जाकर हम एक फॉर्मुलेशन तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैरासीटामोल है मान लो, तो आपको पैरासीटामोल के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। फिर आपको उसके लिए बहुत सारी, एक होती है उसमें DCGI फाइलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। DCGI फाइलिंग कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस भी क्वेश्चन तो कौन, ये तो इंटरव्यू की बात तो बहुत अलग होगी, बट आप ये सारी चीज़ें सीखते हो। उसमें कौन कौन से फॉर्म आते हैं, कौन कौन से सिटीज़ आते हैं, होता है फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 अप्लाई करते हैं हम, फिर हमें कौन सा फॉर्म मिलता है या कौन सा हमें सिटीज़ मिलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर 2 इसके सब पार्ट्स आते हैं, या 2 हम बोल सकते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें सबका अलग अलग वर्किंग रहती है। फॉर्मुलेशन की वर्किंग अलग रहती है, एनालिटिकल डिपार्टमेंट की वर्किंग अलग रहती है। तो फॉर्मुलेशन जो डिपार्टमेंट है उसकी वर्किंग रहती है फॉर्मुलेशन की, कि फार्मूला बनाना, कोई डोजेस फॉर्म बनाकर तैयार करना। जबकि हमारा जो ADL डिपार्टमेंट रहता है, ADL डिपार्टमेंट का काम रहता है कि कोई मेथड डेवलप करना, कि जैसे हम लोगों ने, फॉर्मुलेशन वालों ने टैबलेट बना के दे दी या कोई भी डोजेस फॉर्म बना के दे दी, तो उस डोजेस फॉर्म की टेस्टिंग करना, उसके लिए मेथड डेवलप करना कि अगर हमें ऐसे चेक करना है तो ऐसे के लिए ऐसे का मेथड क्या होगा, क्योंकि टेस्टिंग भी बहुत टाइप्स की होती है। अगर आपके फार्माकोपिया में मेंशन है तो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होगा, अगर नहीं होगा तो इन हाउस आपको मेथड डेवलप करना पड़ेगा।
तो देखिए, वैसे ही अगर मैं सबसे पहले आज के इस टॉपिक में तो हम बात करेंगे ओनली फॉर्मूलेशन के बारे में। तो फॉर्मूलेशन को हम एफ&डी भी बोलते हैं, फॉर्मूलेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब फॉर्मूलेशन को डेवलप करना। तो उसमें बहुत सारे आपको फंक्शन रहते हैं फॉर्मूलेशन डिपार्टमेंट के, उसमें क्या क्या काम करना आपको रहता है, लिटरेचर सर्च करना रहता है डिफरेंट साइट्स के ऊपर, आपको ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी करना पड़ेगी, उसकी क्यूबीडी करना पड़ेगी, एपीआई की टेस्टिंग करवाना पड़ेगी, बहुत सारे उसकी फाइलिंग करना पड़ेगी, डीसीजीआई फाइलिंग होती है, बहुत सारे काम रहते हैं फॉर्मूलेशन वालों के। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलेशन डिपार्टमेंट, मान लो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। ड्रग मतलब कोई एपीआई। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कि जब कोई आपके साथ बोलता है कि ड्रग, तो ड्रग से आप एकदम से समझ जाना कि ड्रग का मतलब हुआ कोई भी एपीआई। मान लो एपीआई हो गया पैरासिटामोल, एपीआई होता है डिक्लोफिनेक हो गया, या आप मतलब जितने भी मेडिसिन का जो नाम होता है वो मेन उसमें एपीआई होता है। देखिए, जैसे पैरासिटामोल हो गया, डिक्लोफिनेक हो गया, डाइसाइक्लोमाइन हो गया, उसमें आप डोमपेरिडोन ले लो, सीटाग्लिप्टिन ले लो, एम्पाग्लिफ्लोजिन ले लो, मेटफॉर्मिन ले लो, ये सारे एपीआईज रहते हैं। और मेडिसिन किसको बोलते हैं? मेडिसिन उसको बोलते हैं जब आपका एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स एक डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए हमें एपीआई के साथ साथ और भी इनर्ट सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, या हमें एक्सिपिएंट्स की ज़रूरत होती है जो टैबलेट को एक शेप देती है, उसका वेट हम डिसाइड करते हैं, तो उसको बोलेंगे मेडिसिन। मेडिसिन एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स कॉल्ड मेडिसिन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है। कोई फॉर्मूलेशन को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? तो देखिए, सबसे पहले मेन होती है डीसीजीआई फाइलिंग। तो डीसीजीआई फाइलिंग कैसे होती है? डीसीजीआई फाइलिंग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। डीसीजीआई फाइलिंग में देखिए, हमें उसमें CT10 अप्लाई करते हैं, CT11 मिलता है। CT10 अप्लाई करते हैं ताकि हमें CT11 मिले। CT11 में क्या क्या चीज़ें आती हैं? CT11 हम इसलिए लेते हैं, वो हमें लेना पड़ती है जो हमारी सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी होती है, हमारी एक CLA होती है और DCGI होती है, SIDISCO में जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ये रेगुलेटरी अफेयर में आता है। ये भी मैं आपको बताऊँगी, बट एक अलग एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको ये इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। हो सकता है मैं इससे आगे वाला जो मेरा वीडियो रहे वो हमारा इसी के ऊपर ही रहे, रेगुलेटरी अफेयर्स के ऊपर, कि CT10, CT11, फॉर्म 29 ये क्या रहते हैं, ये है ना, ये मैं सब आपको बताऊंगी कि कौन सा हम देंगे, कौन सा फॉर्म 28 होता है, कौन सा फॉर्म 29 होता है, और हम ये क्यों लेते हैं और है क्या ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जैसे DCGI फाइलिंग करेंगे हम, उसके लिए आपको सबसे पहले CT10 अप्लाई करोगे तो CT11 मिलेगा, फिर आपको फॉर्म 29 भी चाहिए होता है, CT11 होता है। अगर आप कोई फॉर्मूलेशन कर रहे हो तो उस फॉर्मूलेशन की जब आप टेस्टिंग वगैरह करवाते हो उसके लिए CT11 अवेलेबल होना चाहिए। फॉर्म 29 होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो आप ट्रायल्स वगैरह लेते हो उसके लिए फॉर्म 29 होता है। तो ये फॉर्म अगर आपके पास अवेलेबल होंगे, आपके पास CT11 अवेलेबल होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप अपना जो ट्रायल है वो ले सकते हो अपने R&D डिपार्टमेंट में। अगर आपके पास ये CT11 फॉर्म 29 नहीं होगा तो आप ट्रायल नहीं ले सकते हो। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप विदाउट ये जो CT11 और फॉर्म 29 है, इसके अगर आपके पास ये नहीं होंगे तो आप कोई भी ट्रायल नहीं ले सकते। इसके लिए आपके पास लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फार्मा कंपनी चलाने के लिए फार्मा लाइसेंस चाहिए, वैसे ही अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होते हैं। तो वैसे CT11 और फॉर्म 29 आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता रही थी फॉर्मूलेशन में और क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अप्लाई करने हैं। जब आपके पास CT11 और CT29 होगा, CT11 और फॉर्म 29 होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, अपना प्रोसीजर फर्दर आगे कर पाओगे। अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हो अपना काम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखिए, फिर आपने क्या किया, API परचेज़ करोगे। अगर आपके पास ये आ गए तो फिर क्या करोगे, API कोई भी API हो सकता है। चलो मान लो आप पैरासिटामोल ही बना रहे हो,
उसका क्या करोगे, फिर एपीआई आपने लिया, एपीआई आपके पास अवेलेबल है, तो उसके बाद आप एपीआई की टेस्टिंग करवाओगे अपने एडीआर डिपार्टमेंट में। अगर आपके पास नहीं है एडीआर डिपार्टमेंट, या हो सकता है कोई टेस्टिंग नहीं हो पाएगी उधर, तो आप बाहर लैब से करवा सकते हो। और फिर आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाना पड़ेगा, पीएसडी आपको, क्योंकि एपीआई की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एपीआई का नेचर कैसा है, अगर आपको एपीआई का नेचर पता होगा, हाइग्रोस्कोपिक है, कैसा है, लाइट सेंसिटिव है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ रहती हैं एपीआई की भी, तो आप एपीआई की प्रॉपर्टीज़ देखोगे, उसका नेचर देखोगे, बहुत फिज़िकल केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी आप प्रॉपर्टीज़ देखोगे। फिर आप क्या करोगे जब आपने अपना ये टेस्टिंग करवा ली, फिर उसके बाद आप उसका लिटरेचर सर्च करोगे, लिटरेचर रिसर्च करोगे डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाके। बहुत सारी ऐसी साइट्स रहती हैं जिनके ऊपर जाके आपको लिटरेचर सर्च करना पड़ेगा। जब आप लोग लिटरेचर रिसर्च कर लेते हो तो उसमें आपने देखा कि हाँ, ये जो मार्केट सैंपल है या ये जो हम लिटरेचर पढ़ा, ये कौन कौन सी कंपनी ने ये ड्रग बनाई है, ये मेडिसिन बनाई है। फिर आप क्या करोगे, किसी एक अच्छी कंपनी का आप मार्केट सैंपल उठा लोगे, फिर आप देखोगे, उसका रेफरेंस देखोगे, उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ोगे, फिर आप रेफरेंस सैंपल परचेज़ करोगे। अगर रेफरेंस सैंपल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, तो आप देखोगे कि फार्माकोपिया में ये अवेलेबल है कि नहीं है। अगर फार्माकोपिया में भी नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, उसको इन हाउस उसका सब कुछ करोगे, इन हाउस टेस्टिंग, इन हाउस सब कुछ करना पड़ेगा उसका। फिर देखिए, अगर आपके तो मैंने बताया, देखिए अब आप पूछोगे कि अगर वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे उसका क्लेम, मुझे पता कैसे चलेगा कि इतने क्लेम की टैबलेट कैसे बनाऊँगा। बहुत सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हमारे जैसे मान लो पैरासीटामोल 250 mg 500 mg, ये लेवल क्लेम कौन डिसाइड करता है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको रेगुलेटरी अफेयर में पढ़ने को मिलेगा। तो ये भी मैं वीडियो बनाऊंगी, एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में मैं आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊँगी, एक एक चीज़ आपको बताऊँगी। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख देना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका आंसर दूँ, कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगी, कैसे भी करूँगी, बट आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। एंड देखो, हम कहाँ पहुँचे थे, रेफरेंस सैंपल। अगर आपके पास रेफरेंस सैंपल अवेलेबल है तो आपने क्या किया, मार्केट सैंपल परचेज़ कर लिया। आप देखोगे नेशनल भी इंटरनेशनल भी, इंटरनेशनल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वैसे आपने परचेज़ किया। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, टेस्ट सैंपल एंड रेफरेंस सैंपल टेस्टिंग। टेस्ट सैंपल तो अभी छोड़ दो, क्योंकि हमने अभी कोई टेस्टिंग की ही नहीं। टेस्टिंग क्या करनी है, अभी हमने कोई फॉर्मुलेशन बनाई ही नहीं, अभी तो हमने जस्ट एपीआई की टेस्टिंग की थी। तो सबसे पहले आप जो सैंपल है, रेफरेंस सैंपल है, उसकी टेस्टिंग करवाओ, उसका एसए, उसका डिजो, टैबलेट की थिकनेस, वेट, हार्डनेस, जीटी, सारे पैरामीटर्स आप खुद चेक करो। फिर उसके बाद आप एडीआर डिपार्टमेंट को टेस्टिंग के लिए ये टैबलेट दे दो। तो वो एडीआर डिपार्टमेंट को आप उसका एसए, डीजो, आरएस ये चेक करवाओ। फिर जब एडीआर डिपार्टमेंट इसकी टेस्टिंग करेगा तो वो आपको एक सीओए बना के देगा रेफरेंस प्रोडक्ट का। तो फिर जब आप अपनी फॉर्मुलेशन बनाओगे तो आप इस अकॉर्डिंग अपनी फॉर्मुलेशन बना सकते हो, अपनी मार्केट सैंपल के अकॉर्डिंग आप अपनी फॉर्मुलेशन बनाओ। फिर आपने मार्केट सैंपल के अकॉर्डिंग जब आप फॉर्मुलेशन बनाओगे तो सबसे पहले आपको प्री फॉर्मुलेशन करना पड़ेगी। तो प्री फॉर्मुलेशन क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री फॉर्मुलेशन। प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो प्री फॉर्मुलेशन का आपको पता होना चाहिए कि प्री फॉर्मुलेशन होती क्या है। तो प्री फॉर्मुलेशन इज़ अ लिंक बिटवीन ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको प्री फॉर्मुलेशन के बारे में बताऊं तो प्री फॉर्मुलेशन में आप क्या करोगे, प्री फॉर्मुलेशन का डायरेक्ट लिंक रहता है किस किस के बीच में, ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट के। आपको क्या करना है, ड्रग की डिस्कवरी करनी है, इसमें आपको बताया कि ना, रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, ड्रग की डिस्कवरी करो और एक कोई ड्रग डेवलप करना, उसको प्री फॉर्मुलेशन बोलते हैं। कि फॉर्मुलेशन से पहले आपने क्या स्टडी की, उसकी फिजिकल, केमिकल, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप चेक करो, तो वो हुई आपकी प्री फॉर्मुलेशन। इट इज़ द फंडामेंटल स्टेप इन रैशनल डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म। या मैं इसके आपको बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग सब्सटेंस अलोन एंड व्हेन कंबाइंड विद एक्सिपिएंट्स। आपको कहना है प्री फॉर्मुलेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्रग सब्सटेंस की क्या करनी है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। और जब ये आप कर लोगे तो उसके बाद आपको किसी भी एक्सिपिएंट्स के साथ कंबाइन करके एक फॉर्मुलेशन डेवलप करनी है, तो उसको बोलेंगे प्री फॉर्मुलेशन। तो देखिए, आपको गोल क्या है, प्री फॉर्मुलेशन का गोल होता है टू फॉर्मुलेट एन एलिगेंट, सेफ
एफिकेशियस डोजेस विद गुड बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपको एक ऐसी डोजेस फॉर्म बनानी है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो। और वो ड्रग क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सेफ्टी, एफिकेसी एंड एलिजेंसी ऑफ ड्रग, ठीक है। और हमें एक ऐसी न्यू डोजेस फॉर्म फॉर्मुलेट करनी है या हम जो मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट हो आपके मार्केट में। अगर कोई एग्जिस्टिंग कोई अगर आपके पास ड्रग अवेलेबल है तो आप उसकी फॉर्मुलेशन भी कर सकते हो, है ना। तो उसको जैसे मैंने बताया कि रेफरेंस सैंपल आपके पास है, तो रेफरेंस सैंपल से आप कोई न्यू डोजेस फॉर्म बना रहे हो। एंड अब मैं आपको बताती हूँ ड्रग एक्सिपेंट कॉम्पैटिबिलिटी करोगे आप, तो ड्रग एक्सिपेंट कॉम्पैटिबिलिटी के अभी क्या करोगे, ड्रग के साथ एक्सीपेंट लोगे, एक एक्सीपेंट और एक ड्रग। बोलने का मतलब जैसे पैरासीटामोल है, ड्रग एक्सीपेंट कॉम्पैटिबिलिटी फिलहाल आप ये देख लो ये क्या होता है। फिर मैं ड्रग एक्सीपेंट कॉम्पैटिबिलिटी के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगी, आपकी सारी एक डाउट मैं क्लियर करूँगी अपने वीडियो में। जहाँ भी आपको डाउट लगता है मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। फिर आपने ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबिलिटी करवा ली कि हमारे ड्रग के साथ कौन सा एक्सिपिएंट कॉम्पैटिबल है या कौन सा एक्सिपिएंट्स कॉम्पैटिबल नहीं है। उसके बाद आप करवाते हो QBD। जब आपका इसका रिज़ल्ट आ जाएगा आप देख लोगे कि हाँ मतलब जब हमने ड्रग के साथ ये जो एक्सिपिएंट रखा तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, इसका नेचर चेंज नहीं हुआ। बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि आप कोई ड्रग रख रहे हो, अगर उसको खुले में रख रहे हो तो उसका वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, एकदम से बहुत पानी की ह्यूमिडिटी पकड़ लेती है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, ह्यूमिडिटी पकड़ लेती है। तो वैसे ही अगर ड्रग और एक्सिपेंट की जब हम कॉम्पैटिबिलिटी करवाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे हम। तो फिर उसके बाद आप जब आपने ड्रग एक्सिपेंट कॉम्पैटिबिलिटी करवा ली तो फिर आप QBD करवाओगे, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। आप एक फार्मूला बना रहे हो अपने ड्रग के साथ, आपको उसमें डाइल्यूएंट भी ऐड कर रहे हो, लुब्रिकेंट भी, ग्लाइडेंट भी, बाइंडर भी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप उसमें यूज़ कर रहे हो, तब जा कर के एक बॉम्ब बनता है। तो आपने क्या किया कि QBD, मैंने बोला QBD, फिर आप QBD करवाते हो कम बाइंडर यूज़ करके, ज़्यादा बाइंडर यूज़ करके, हार्डनेस कम ज़्यादा करके, थिकनेस कम ज़्यादा करके। फिर आप कंप्रेशन मशीन में भी प्री कंप्रेशन कम ज़्यादा करके, बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती हैं। वैसे ही QBD में भी क्या करोगे आप, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर चलाओगे, फिर एक अच्छा डिज़ाइन तैयार करोगे अपनी टैबलेट का। आप फिर जब आपका QBD हो गया तो उसके बाद आपने फिर, क्योंकि जितने ट्रायल्स आप लोगे वो सारे टेस्टिंग के लिए दोगे, आप ADL डिपार्टमेंट में वो टेस्टिंग करेंगे। कुछ ट्रायल्स फेल होंगे, कुछ पास होंगे, आप बहुत सारे ट्रायल्स लेते रहोगे। फिर उनमें से आप क्या करोगे, एक फाइनल बॉम्ब तैयार करोगे जो क्या होगा, विद गुड क्वालिटी के साथ होगा। सेफ्टी, एफिकेसी देखनी है आपको पेशेंट की भी, ड्रग की भी, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि उसकी टेस्टिंग करवाई और फाइनल बॉम्ब रेडी कर दिया। फिर इसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपको वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। ये तो बताया था कि रेफरेंस प्रोडक्ट अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो, अगर आपके पास रेफरेंस सैंपल अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करवाओगे, फिर उसके बाद करवाओगे आप इसकी ड्रग एक्सिपेंट कॉम्पैटिबिलिटी। खुद रिसर्च करके खुद डेवलप करना है आपको कि एक एक्सिपेंट के साथ आपको ड्रग लेनी है और फिर देखना है कि इस एक्सिपेंट, मान लो आपने टैल्क लिया एंड 1:1 में आपने टैल्क और क्या ले लिया, कोई API था पैरासीटामोल आपने लिया, फिर उसकी टेस्टिंग करवाई, फिर आपने देखा कि कॉम्पैटिबल है कि नहीं है या कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें करवाओगे। प्रीफॉर्मुलेशन हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसके QBD करवाओगे। QBD करवा लिया, स्मॉल छोटे ट्रायल्स लोगे 50 टैबलेट के, 100 टैबलेट के ऊपर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, QBD करवाइए अपने डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। फिर जितने आप बना रहे हो उनकी टेस्टिंग करवाओगे। फिर जब आपका ट्रायल हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये जो हमने डोजेस फॉर्म बनाई, ये डोजेस फॉर्म सही है, इसके रिज़ल्ट सब सही हैं, तो फिर आप एक फ़ाइनल बॉम्ब बोल सकते हो कि हाँ हमने फ़ाइनल बॉम्ब रेडी कर दिया। बॉम्ब मतलब बिल ऑफ मटेरियल। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मुझे आशा है कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बट मैं आपको फिर भी बता दूं, एक नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना, उसमें मैं आपको सुपैक गाइडलाइंस के बारे में भी बताऊंगी। अभी मैं सोच रही पहले मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ड्रग रेगुलेटरी अफेयर के बारे में बताऊंगी।
जो मैं आपको बता रही थी कि CT11 फॉर्म 29 ये सारे जो फॉर्म्स रहते हैं ये क्या हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊंगी, DCGI फाइलिंग कैसे होती है। बट मैं सोच रही जितना मैंने आज आपको ये बताया तो फिर इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे। फाइनल फॉर्म रेडी कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं आपके फॉर्मुलेशन में, वो सब मैं आपको आज के इस वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक आप एक बार खुद भी पढ़ लेना सुपैक गाइडलाइन के बारे में। सुपैक गाइडलाइंस क्या होती है, स्केल अप एंड क्या होता है, जो भी रहता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें सुपैक होता है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। तो ये जो गाइडलाइंस होती है इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट आप भी एक बार अगर इसको पढ़ोगे तो मज़ा आता है, फिर कोई सामने वाला पढ़ा है ना, अगर आपको भी थोड़ी नॉलेज रहेगी उसके बारे में तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो एक बार आप लोग भी देख लेना, मैं भी देखूँगी। सो थैंक यू सो मच।